पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युंजी जो था वो आकर पहुंच चुका था क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर और यहाँ पर आने के बाद उसको लिटिल फेरी को ढूंढना था, लेकिन लिटिल फेरी तो उसको नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर उसकी मास्टर आकर युंजी का दिमाग खराब करने लग गई थी। वो उसको कहने लग जाती है कि जो भी लिटिल फेरी के साथ हुआ है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते तो उसकी ये हालत होती ही नहीं और हम उसको यहाँ से बाहर भी नहीं निकालते। यही चीज सुनकर युंजी का दिमाग गर्म हो चुका था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोगों ने एक तो लिटिल फेरी को बाहर फेंक दिया और अब यहाँ पर मुझसे अकड़ दिखा रहे हो। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तो वो यहाँ पर सीधा क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो लिटिल फेरी की मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है युंजी से, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिटिल फेरी की मास्टर यहाँ पर युंजी से कहने लग गई थी कि तुमने जो ये बात कही है ना, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दोगे और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम तुम्हें रोक सके? अभी दिखा दे कि हम क्या कर सकते हैं। युंजी भी कहते कि मैं ऐसा कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करा जो तुमने लिटिल फेरी के साथ किया, बस उसी का बदला तुम्हें दे रहा हूँ और इसको झेलने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इसके बाद तो युंजी अपनी सैड को समन करता और उसके जरिए सीधा वो मास्टर के ऊपर अटैक देकर मार चुका था। वो मास्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है और दोनों का जो बैटल था वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था, लेकिन फिर भी मास्टर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती थी। वो युंजी के अटैक को रोकती है, उसको दूर कर देती है, लेकिन फिर भी युंजी इतनी जल्दी हार थोड़ी ना मारने वाला था। वो एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, फिर से खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए और वो दोबारा जा चुका था उसी मास्टर के साथ फाइट करने के लिए और दोनों के बीच में जो बैटल था वो फिर से शुरू हो जाता है। वो दोनों एक के बाद एक करते अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करते। ज्यादातर वो जो मास्टर थी वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करती क्योंकि उसकी आइस अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और युंजी अपने फिनिक्स पावर का इस्तेमाल करता जो कि उसके फायर की पावर है और वो उसी का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आइस वाले अटैक के अंदर पूरी तरह से जकड़ जाता है। मास्टर ने उसको अपने अटैक के अंदर पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। युंजी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बचा नहीं पा रहा था और अब देखते देखते आइस अटैक उसको पूरी तरह से जमाने की कोशिश कर रहा है। मास्टर को लग रहा था कि उसने युंजी को ट्रैप कर लिया, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलत फहमी थी। युंजी तुरंत अपने आप को आजाद भी करता है और अटैक भी देकर मारता है मास्टर के ऊपर। तो ये देखकर वो भी हैरान हो चुकी थी कि मेरे अटैक से बच कैसे गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैं एक बार फिर से इसको ट्रैप कर सकती हूँ। तो वो एक बार और आइस फॉर्मेशन क्रिएट करती है जो कि एक प्रिजन जैसा लग रहा था और उस पिंजरे के अंदर वो यहाँ पर युंजी को ट्रैप करने की कोशिश करती है। युंजी यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जो आइस पावर थी वो इतनी ज्यादा हाई होती है कि पूरा उसका शरीर जमने लग गया था। वो एक आइस क्रिस्टल के अंदर जाकर ट्रैप हो जाता है। ना वो वहाँ से हिल पा रहा था, ना वो वहाँ से बाहर आ पा रहा था। मास्टर कहने लग जाती है कि जितनी तुम्हारी पावर है, जितनी तुम्हारी औकात है ना, तो अपने हिसाब का अपोनेंट ढूंढ कर उससे फाइट किया करो, क्योंकि हमसे जो फाइट करने आओगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। तुम मुझसे फाइट करने के अभी काबिल भी नहीं हुए, बड़े हैं मुझे सबक सिखाने वाले। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, अगर तुम मेहनत करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया तुम्हारी ये हालत करने के लिए। मैं कभी भी तुम्हें अपने हाथों से मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने जो आज हमारे क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की बेइज्जती की है, मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, मेरी जो बेइज्जती की है ना, उसके लिए मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा और अब मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बल्कि अपने कट्टर दुश्मन की तरह ट्रीट करने वाली हूँ। पर युंजी अभी भी यहाँ पर खुद को उस क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करता। मास्टर से कहना चाहते कि देखो कोई मतलब नहीं कोशिश करने का, क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीलिंग आर्ट है और इसको जब मैंने तुम्हें सील किया तो यहाँ से बाहर तुम निकल ही नहीं सका। जितनी कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा ट्रैप होते जाओगे। पर जब तक मास्टर यहाँ पर बातें ही करेगी तब तक युंजी ने यहाँ पर उस क्रिस्टल के अंदर कई सारे क्रैक देकर मार दिए थे और ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल कुछ टाइम के अंदर बस अब टूटने ही वाला है। मास्टर हैरान हो जाते कि ये क्या हो रहा है, ये क्रिस्टल कैसे तोड़ पा रहा है और जिस चीज का यहाँ पर मास्टर को डर था वही चीज हो जाती है। युंजी ने लिटरली वो क्रिस्टल तोड़ा और उसके अंदर से वो बाहर निकल कर आ चुका था। बाहर आते साथ ही सबसे पहले वो यही कहता है कि तूने जो लिटिल फेरी के साथ किया, उसको मुसीबत में डाला, उसको बाहर जाकर छोड़ दिया मरने के लिए, तो जब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए और मैं यहाँ पर इसके खिलाफ कदम ना उठा, पॉसिबल ही नहीं है। और तुम मुझे कितने भी मारने की कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक कि मैं यहाँ पर अपना काम पूरा नहीं कर लेता ना, दुनिया की कोई ताकत मुझे मार ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी पावर तो लेकर आजा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद जब यहाँ पर युंजी मास्टर के ऊपर अटैक करने जाता ना, तो वो लिटरली उसको इतना मारता है कि हालत खराब हो चुकी थी मास्टर की। जिस तरह से मास्टर पहले युंजी के ऊपर हावी हो रही थी, अब सीन उल्टा हो चुका था। अब ठीक उसी तरह से युंजी मास्टर के ऊपर हावी होते हुए उसको बहुत मारता है। वो मास्टर युंजी को अभी भी यही समझा रही थी कि देखो जो हमने लिटिल फेरी के साथ किया वो हमारी मजबूरी थी, जो हमारे सेट की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करेगा तो हमें मजबूरी में ये कदम उठाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए और जो हमने किया है उसको सही मानकर भुला देना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। मानती हूँ कि उसी के मास्टर होने के बावजूद भी मैंने ही उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की, मैंने ही उसको पूरी तरह से बर्बाद करके महल से बाहर निकाल कर फेंक दिया, लेकिन ये भी करना मेरी मजबूरी थी। मैंने ये काम कोई शौक से नहीं किया और मुझे भी ये करके कुछ अच्छा लगा नहीं है, इसलिए तू भी यहाँ पर शांत बैठ जा। लेकिन युंजी के ऊपर उसकी एक भी बातों का कोई असर हो ही नहीं रहा था, उसको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर मास्टर क्या करे, उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि इन
लोगों ने लिटिल पेरी के साथ इतना बुरा ट्रीट किया है तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। हर एक तकलीफ जो लिटिल पेरी को हुई है उसके साथ इन लोगों को मिलनी चाहिए। और इस बार तो यूजी गुस्से में आकर इतना मारता है उस मास्टर को कि उसके जितने भी साथी वगैरह थे, जितने भी बाकी डिसाइपल थे, वो लोग को यहाँ पर आना पड़ता है उस मास्टर को बचाने के लिए, वरना अकेले यूजी यहाँ पर मास्टर को मार देता। मास्टर अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाते। सब के सब लोग यहाँ पर आ चुके थे मास्टर का साथ देने के लिए, लेकिन यूजी अभी भी अकेला वहाँ पर खड़ा था और उसका दिमाग इतना गर्म था कि उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सामने खड़ा है, वो सबको मार डालेगा अगर दिमाग में उसके चढ़ गई बात हो। तो मास्टर से कहता कि बचपन से तुमने सिर्फ लिटिल पेरी को पाल कर बड़ा कर दिया, उसके अलावा तुमने उसके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बल्कि लिटिल पेरी से पूछ के उसने तुम्हारे लिए क्या किया? एक माँ जैसा ट्रीटमेंट तुम्हें दिया। इस सेक्ट के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की, कितनी ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बना ताकि सेक्ट का नाम रोशन हो। कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा उसने। एक बार क्या थोड़ी सी चीज सोच ली, तुम लोगों को इतना ज्यादा चर्बी चढ़ गई। जो इतनी मेहनत से लिटिल पेरी ने अपनी जिंदगी बनाई थी, तुमने उसकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। मरने के लिए उसको तुमने छोड़ दिया। तेरे पास इस सवाल का कोई जवाब है क्या? आखिर किस गलती की वजह से तूने उसको सजा दी है? सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा उसने जीने की क्या कोशिश की, तूने इतनी बड़ी सजा दी जिसकी कोई माफी भी नहीं है। इतना कहते कहते यूजी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सिर्फ मास्टर को नहीं दूर फेंकता, बल्कि जितने भी वहाँ पर डिसाइपल मौजूद थे उस मास्टर के सब को उठाकर दूर फेंक देता और सब अधमरे हो चुके थे। यूजी को अभी तक एक खरोच भी नहीं आया तो वो बिंदास वहाँ पर खड़ा था। वो कहने लग जाता है कि मानता हूँ तेरा जो आइस इमॉर्टल पैलेस है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है लड़कियों के लिए जो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लड़कियों के लिए बहुत सेफ जगह है और बहुत अच्छे से वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज जो है सिर्फ दुनिया को पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अंदर क्या प्लान चल रहा है। तुम लड़कियों को यहाँ पर लेकर आते हो, उनको ट्रेनिंग देने के बहाने उनको दुनिया से पूरी तरह से अलग कर देते हो। एक कमरे में बंद करके हमको जिंदगी भर खाली प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दुनिया क्या होती है, क्या फीलिंग्स होती है, कुछ भी उनको नहीं पता। तुम्हारी हर एक डिसाइपल से पूछ लो क्या कभी उन्होंने बाहर की जिंदगी खुल के जी है? हमेशा उनको आंख नीचे करके चलना पड़ता है, हमेशा एक कैद में रहना पड़ता है जो कि तुम यहाँ पर देते हो लड़कियों को। जिंदगी नर्क बनाने का काम करते हो। जो भी लड़कियां तुम्हारे इस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर आ जाती हैं उनका वो बाकी डिसाइपल से कहना चाहते हैं कि जब से तुम पैदा हुए आज तक कभी तुमने खुशी से जी भर के हंसा है या तुम इतना भी कुछ मौका मिला कि कुछ चीज के ऊपर तुम जी भर के रो लो? नहीं मिला ना ये करने का मौका, क्योंकि तुम एक पिंजरे के अंदर क्या था, तुम्हें दिखाई नहीं था वो पिंजरा, लेकिन तुम एक पिंजरे के अंदर क्या था जिसके अंदर से बाहर निकलने की परमिशन सिर्फ इस सेक्ट वालों को तुम्हें गुलाम बनाकर यहाँ पर लाया जाता है और हमेशा यहीं पर रखा जाता है। इस सेक्ट के जो रूल है लड़कियों को लेकर वो किसी सजा में कम नहीं है। वो सजा होती है लड़कियों के लिए जो यहाँ पर रूल को फॉलो करती है। और एक छोटी सी रूल में गलती की वजह से तुमको बाहर निकाल कर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारी कोई फिक्र भी नहीं की जाएगी। तुमने जिंदगी कुर्बान कर दी, इस सेक्ट के बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि मारने के लिए तुम्हें छोड़ देंगे। और इस तरह की जगह को ना वापस से चलने का कोई हक होना नहीं चाहिए। मैं पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मास्टर कहना चाहते कि बस बहुत हो गया तेरा नाटक, तू इतने झूठे इल्जाम हमारे ऊपर नहीं लगा सकता। हमारा सेक्ट इतना बुरा नहीं जितना कि तू यहाँ पर कह रहा है। ये कि मैं तो चाहता था कि तुम लोगों को पूरी तरह से खत्म करके रख दो। मैं तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई हूँ, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी ये लगी कि चलो ठीक है तुमने लिटिल पेरी को इस आइस इमॉर्टल पैलेस से बाहर निकाल दिया। अब मैं उसको हमेशा अपने पास रख सकता हूँ। उसको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसको कभी ये डर नहीं होगा कि पीछे से उसकी मास्टर आएगी उसको ले जाएगी। ना वो कभी खुल के जी सकती है, ना कुछ कर सकती है। उसको हर चीज करने की आजादी मिलेगी। उसका सारा रिश्ता तुम्हारे सेक्ट से खत्म हो चुका है। जब मैं उससे दोबारा मिलूंगा ना तो तेरे सेक्ट के जो इतने भारी भरकम रूल है, जो रूल के चेन से तुमने उसको बांधा था, वो चेन से उसको आजादी मिलेगी। उसको वो जिंदगी दूंगा जो कि वो डिजर्व करती है। इस काल कोठरी से, इस कैद से वो हमेशा के लिए बाहर निकल चुकी है। और लिटिल पेरी के खातिर जाओ भीख में दी मैंने तुम्हें तुम्हारी जान। और इतना कहकर यूजी वहाँ से चला जाता। उसने नहीं मारा उस मास्टर को। और जैसे वो यहाँ पे जा रहा था ना वहाँ पर वो लिटिल पेरी की बहन आ जाती है जो हमेशा उसके साथ रहती है। और यहाँ पर आने के बाद वो एक फिनिक्स बर्ड को लेकर आई थी, चूंकि स्नो फिनिक्स बर्ड होता है और उसका नाम था लिटिल चैन। लिटिल पेरी की बहन कहती है अगर तुम्हें मेरी बहन को ढूंढना है ना तो इस फिनिक्स बर्ड को अपने साथ ले जाओ। जो लिटिल चैन है ना वो मेरी बहन का ऑरा सेंस कर सकती है। अगर वो बहुत दूर के इलाके में भी होगी ना तो ऑरा सेंस करते हुए ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। इसलिए इसका अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी हेल्प करेगी लिटिल पेरी को ढूंढने में। तो ये देखकर यूजी जो था वो लिटिल पेरी की बहन का शुक्रिया करता। वो जो उसकी बहन थी वो कहने लग जाती कि मानती हूँ कि तुमने जो किया अभी वो गलत किया हमारे सेक्ट के लिए, लेकिन तुमने जो किया वो सही किया मेरी बहन के लिए। इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे लिए जो हो सकता है वो हेल्प करूँ ताकि तुम मेरी बहन को ढूंढ सको। तो इसके लिए तुम्हें मेरे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब
युंची उसी बर्ड पे सवार होकर वहाँ से आगे निकल जाता है। जैसे वो निकला था उसको फ्लोटिंग क्लाउड सिटी नजर आती है। ये वही जगह थी जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर और उसकी जो आंटी है ना वो रहा करती है। और ये जो सिटी है वो आइस मोटे पैलेस से सबसे करीब आती है। तो युंची को ये लगने लग जाता है कि हो सकता है कि लिटिल फेरी इसी सिटी के अंदर आ गई होगी। तो वो उसी सिटी के अंदर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो देखने लग जाता है कि हो सकता है यहाँ पर उसके लिटिल फेरी भी मिल जाए और उसके जो ग्रैंडफादर और आंटी है वो भी मिल जाए उसको। तो यहाँ पर आने के बाद एक बंदा होता है जो कि जिया फैमिली के दूसरे बंदे को परेशान कराता है। तो युंची एक ही परेशान करने वाले बंदे के मुंह पर पंच मारता है, उसको उठाकर दूर फेंक देता है कि आखिर जिया फैमिली वाले को तो क्यों परेशान कर सकता है। ये जिया फैमिली वही थी जहाँ से जिया किन्वी आती है ना। तो किन्वी की फैमिली वाले को कोई परेशान करेगा तो युंची को तो हक बनता है उसको मारना। तो यहाँ पर आने के बाद उसको एक मास्टर भी नजर आता है जो कि जिया फैमिली का ही था। और युंची उससे कहना चाहता है कि अरे तुमको क्या हो गया, तुम इतना यहाँ पर क्या कर रहा हो, तुम्हारी फैमिली की कंडीशन कैसी है, देखकर तो लग रहा है कि बहुत बुरे हालात से तुम लोग गुजर रहे हो, हुआ क्या है यहाँ पर। तो मास्टर बताने लग जा रहे हैं कि क्या बताऊं युंची, तुम्हें बहुत बुरी हालत हो गई है हमारी फैमिली की। हमारे जो यंग मास्टर थे वो हमारे स्वॉट विला को छोड़कर चले गए। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं कि वो कहाँ जा रहे, कब आएंगे, कब लौट कर आएंगे, कुछ भी नहीं पता। और 1 साल हो गया उनको गए, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं लौट कर आई। ये तब हुआ जब यहाँ पर किन्वी वो आइस वाटर पैलेस के अंदर चली गई थी। तो उसके बाद यंग मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। कोई भी ऐसा नहीं है हमारी फैमिली को ढंग से चलाने वाला, इस वजह से हमारी फैमिली की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। युंची कहते कि यंग मास्टर गया कहाँ पर, क्या उसने जाने से पहले कुछ बताया नहीं था। तो वो मास्टर कहना चाहता है कि बताया तो नहीं, लेकिन उनके पास एक स्लेट थी, उसके ऊपर कुछ न कुछ वो किया करते थे। ऐसा कुछ राइटिंग तो उन्होंने नहीं लिखी जैसे समझ में आया कि वो बताना क्या चाह रहे, लेकिन स्लेट के ऊपर वो कुछ न कुछ नक्काशे बनाया करते थे। कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या था। और उसी के बाद वो चले गए। तो युंची कहता है कि मुझे ना वो स्लेट भी देखनी है, मुझे ये बताओ कि यंग मास्टर और किन्वी के जाने के बाद फिर भी तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई। तो मास्टर बताता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि शिया फैमिली कितनी ज्यादा घटिया है। जैसे हमारे यंग मास्टर नहीं रहे, किन्वी ही रही ना, तो उसने इस सिटी के अंदर जितने बिजनेस वगैरह है सबके ऊपर अपना कब्जा कर लिया और हमारा सारा धंधा बंद करवा दिया, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम था। और जब इनकम ही नहीं हुई तो हमारी हालत धीरे धीरे करते हुए खराब होने लगी और अभी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी है। इसी वजह से लोग हमारी फैमिली के बंदों को इतना बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। युंची कहते हैं कि शिया क्लान के लोग बहुत गुस्सा आता है मुझे इन लोगों के ऊपर, उनसे तो मुझे पहले कभी हिसाब किताब लेना है, छोड़ूंगा नहीं, टाइम आ चुका है उनको सबक सिखाने का। ये सारे शिया क्लान वाले सीजन 1 के अंदर युंची के दुश्मन बने थे और तभी से वो उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। शिया क्लान वाले मस्त अपने महल के अंदर अपना मस्ती मजाक करते, प्रैक्टिस करते, जो मन करता उस तरह से वो लोग मौज कर रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता कि युंची उनकी मौत बनकर किसी भी टाइम पे यहाँ पर पहुंचता होगा। तब दरवाजा फाड़ कर युंची उनके महल के अंदर आकर घुस जाता है। पूरा फिनिक्स फायर के साथ वो आया हुआ था, जिस वजह से उसकी तो और फार्मिंग हो जाती है। वहाँ पर वो यूलोंग भी मौजूद था, जिसको तो पिछले सीजन के अंदर युंची ने ऐसा मारा था कि उसको लकवा हो गया था। और अभी भी वो व्हील चेयर पे ही होता, दूसरे को उसको खाना खिलाना पड़ता तभी वो खाना खा पाता। अभी तक वो लकवे में ही पड़ा। तो जैसे युंची अंदर आता ना, सारे लोग उसको देख कर कहना चाहते कि तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू हमारे शिया क्लैन के अंदर घुसा है। तो युंची कहते कि थोड़ा सा टाइम में दूर क्या हो गया, तुम लोग अपने बाप को भूल ही गए, शक्ल देखकर याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। तो वो उन लोगों को जानता था कि अरे ये तो शियाओची है। मतलब सीजन 1 के शुरू में ना सबको लगता था कि अपना युंची नहीं बल्कि शियाओची है। तो ये शिया फैमिली को लोगों को भी यही लगता है कि ये शियाओची है जबकि युंची नहीं है। युंची ने अपना नाम युंची तब रखा तो उसके ग्रैंडपा ने उसको बताया कि इसका पास्ट है क्या, वो युन फैमिली से आता है ना कि शिया फैमिली से। तब जाकर उसने अपना नाम चेंज किया। तो यहाँ के लोग उसको युंची कहकर बोलने लगते हैं कि युंची तू वही है ना जिसने हमें पूरी तरह से बर्बाद किया था, हमारे हर एक बंदे के ऊपर अटैक करके भागा था, तू जिंदा कैसे बचा। हमें तो लग रहा था कि तू आराम से उनका मर गया होगा। तूने मेरे बेटे को जो लकवा दिया है ना, आज तक मेरे सर दर्द बना हुआ है। तब से मैं सोच रहा था कि तू मर गया तो कोई बात नहीं, मैं जिंदा होगा अपने हाथों से तुझे मारूंगा ताकि मैं अपने बेटे का जो हाल हुआ है उसका बदला ले सकूं। और अच्छी बात है कि तो खुद यहाँ पर उठ के मेरे सामने आएगा तो सारा हिसाब किताब आज ही पूरा होगा। तो युंची कहते कि अरे हाँ मुझे तो याद आ गया, मैं तो हिसाब किताब तो करने के लिए आया हूँ। तेरा हिसाब किताब को तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अपना हिसाब किताब जरूर पूरा करके यहाँ से आज जाने वाला। तुम लोगों ने जो हरकत की है मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरे ग्रैंडपा के साथ, मेरी आंटी के साथ, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। मानता हूँ उस टाइम मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं तुम सभी को एक बार के हरा सकूं, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारे पूरे के पूरे शिया क्लैन को अभी के भी खत्म कर सकता हूँ। तो यूलोंग का बाप तो कह रहा ज्यादा कि मार डालो उसको, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना ताकि मेरा बेटा अपनी आंखों से नजारा देखकर वो खुश हो सके। तो सारे के सारे लोग मिलकर युंची के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते ताकि उसकी जान ले जा सके, लेकिन युंची को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी फिनिक्स फायर का इस्तेमाल करता है, जो भी अचकाने बचकाने उसके ऊपर अटैक करने आते थे वो उसके ऊपर अटैक भी नहीं करता, सिर्फ अपने फायर पावर के जरिए उनको उठा कर दूर फेंक देता है। क्योंकि पहले युंची इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि पूरा शिया क्लैन भी मिलकर उसका एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। यूलोंग का बाप तो देखकर हैरान हो जाता है कि तू कहाँ जा रहा है, कि तू ऐसा पैदा हुआ है कि तू कभी कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता, तेरे अंदर कोई ना कोई पॉइजन है, कुछ टाइम के अंदर तू मर जाएगा। लेकिन तू अपना पॉइजन भी ठीक कर लिया, तू बच भी गया, तू इतना स्ट्रॉन्ग भी हो गया, कौन सा तेरे को माल मिला, क्या फूक कर तू इतना पावरफुल बन गया, तो कौन सा नशा करता है तू। ये सुनकर युंची को गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहना चाहता है कि जिस
इंसान से बात कर रहा है ना, जुबान पे थोड़ा लगाम देकर बात किया कर, क्योंकि अब मैं वो नॉर्मल सा शियाओची नहीं रहा जिसको तुम लोग जानते हो। तो इसलिए मुझ पर अपना ऑर्डर चलाने से पहले 50 बार सोच लेना, वरना जब तक भी सोचोगे उससे पहले मैं तुम्हारा खेल खत्म कर चुका हूँ। तुम्हारा जो भी कांड वगैरह था ना पहले मेरे साथ किए हुए, सारे के सारे कांड मुझे अभी तक के याद है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आज के बाद मुझे कभी भी शियाओची कहकर मत बुलाना, मुझे कहकर बुलाना यूनची, क्योंकि मेरा नाम यही है। और कभी तुम मुझे गाली देने वाले कोई सुनाई दे गया ना, तो उसका जुबान खींच कर उसके हालत में डाल दूंगा। वो मास्टर तो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि भाई तू ये क्या बात कर रहा है, यूनची यूनची कौन सा यूनची, तो कहाँ से आता है यूनची? लेकिन तू जो भी है ना, तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी तो हालत खराब हो गई है। देख, मैं तुझे अभी भी अपने शिया फैमिली का एक मेंबर मानता, क्योंकि तू पहले शियाओची था, तो मैं तुझे शियाओची नाम से जानता। तो हमारे सेट के खाते, हमारे शियाओ सेट के खाते थोड़ी सी इज्जत दिखा ले, थोड़ी सी रहम दिखा ले, और हमें अपनी बात मत कर। देखो, जब हमने तुम्हारे साथ गलत ट्रीटमेंट किया ना पहले के टाइम पर, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो गलती से हो गया हमसे। हमारा सब इरादा नहीं था कि हम अपने ही क्लान के बंदे को इतना परेशान थोड़ी ना करते। तू भी शिया क्लान से आता था, हम भी शिया क्लान वाले थे। हमें लगा कि तू हमारी फैमिली का बंदा, तो थोड़ा सा नाव में बह गए हम लोग। पता होता कि तू दूसरी फैमिली का बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कभी तुझे बचपन में भी परेशान नहीं करते। तो प्लीज प्यारे से हमारे शिया क्लान के, मतलब यून क्लान के बंदे हमें माफ कर दे। लेकिन तुझे इतना तो पता होगा ना कि तू जो बचपन से इतना बड़ा हुआ था, वो हमारे शिया क्लान के अंदर ही हुआ था। हमने ही तुझे पाल कर इतना बड़ा किया है ना। तेरे ग्रैंडपा, तेरी आंटी भी तो हमारे शिया क्लान के अंदर की रहती थी। तो इतना तो तू कर ही सकता है कि हमको उस चीज के लिए माफ कर दे। लेकिन नीचे गुस्से में ऐसा लात मारता उस मास्टर को कि लात मारकर वो उसके नाक को दिमाग के अंदर घुसा देता था। नाक मुंह सब फोड़ कर रख दिया था एक ही लात के अंदर, और इस वजह से वो बुड्ढा वहीं पर बेहोश हो जाता। यूची कहना चाहता कि अपनी जुबान से ये कभी कहना ही मत कि तेरे शिया क्लान ने मुझे पाल कर बड़ा किया। मुझे पाल कर बड़ा करने वाले मेरे ग्रैंडपा, मेरी आंटी थी। उन्होंने अपना खून पसीना एक करके मुझे पाला। तुम लोगों ने हमेशा बचपन से, जब से मुझे अक्ल हुई ना, तब से मुझे बुली किया और कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। कभी मेरे लिए 1% भी अच्छी चीज की नहीं है। तो तुम आखिर कैसे कह सकते हो कि तुमने मुझे पाल कर बड़ा किया और उसके नाते मैं तुम्हें माफ कर दूं? कभी भी नहीं। तो ये शब्द दोबारा कभी अपने मुंह से लाना ही नहीं। तुम लोगों ने जो मेरी आंटी के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उसको शिया क्लान से बाहर फेंक दिया था ना, वो भी चीज आज तक के मेरे दिमाग में फिट है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना, चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना करे। मुझे मेरे दुश्मन का चाहे उसकी हरकत, उसकी की गई गलत काम, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। वो मास्टर कहना चाहते कि देखो यूनची, उस टाइम में मुझे पावर का नशा हो गया था, मुझे सेट की रेपुटेशन चाहिए थी। मुझे लगा कि सच में तुम्हारी आंटी ने वो हरकत की, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया ताकि हमारे सेट की रेपुटेशन है ना वो खराब ना हो। मैंने ऐसे जानबूझकर नहीं किया था, वैसे अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो किया है। तो उसके लिए तुम मुझे माफ कर सकते हो। और तुम सब सुनना चाहते हो तो जो भी मैंने काम किया ना, वो सिर्फ मेरे निगम में घटिया नकारा बेटे यूलोंग के लिए किया। मुझे लगा कि मैं उसके लिए इतना कुछ कर दूंगा तो वो आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बनेगा, नाम रोशन करेगा हमारा। और सच बता रहा हूँ, उसी के लिए मैंने तुम्हें इतना बुरा ट्रीट किया कि तुम उससे आगे ना निकल जाओ। लेकिन आज देखो वो लकवे के अंदर पड़ा है, तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई, तो उस पर रहम खाकर मुझे छोड़ दो। ये सारा प्लान में उसने मेरा साथ दिया था, हम दोनों ने मिलकर तुम्हें इतना परेशान किया, लेकिन उसकी सजा उसको मिल चुकी है। वो जिंदगी भर कभी अपने पैरों पर चल नहीं सका, ना हाथों से खाना खा सकता, तो उसको तड़पने के लिए तुमने छोड़ दिया। तो उसके पर अब रहम खाकर हमें माफ कर दो। यूनची कहते हैं कि अब कैसे फटी पड़ी है तुम लोगों की। जब मैं कमजोर था, जब मैं पहले यहाँ पर रहा कर रहा था, तो कितना तुम मुझ पे अपना हुक्म चलाते थे। जिंदगी में कभी भी गुलाम से बढ़कर मुझे ट्रीट किया ही नहीं, बल्कि गुलामों को अच्छा ट्रीट किया जाता है, उससे भी बुरा तुम लोगों ने मुझे ट्रीट किया था। मुझे हर एक चीज बहुत अच्छे से याद है। आज जब यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग बन गया, तुम्हें तुम्हारी जान हालत में दिख रही है, तो कैसे तुम्हारी जुबान चल रही है, कैसे तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैसे भीख मांग रहे हो। लेकिन पहले ये सब कुछ कहाँ चला गया था? मैं तुमसे पहले भीख मांगने थोड़ी गया था, बस मुझे थोड़ा सा प्यार दिखा लेते, मुझे रिस्पेक्ट दिखा लेते, जो मुझे चाहिए थी। बहुत अच्छा था मेरे लिए जो तुमने मेरे आंटी के साथ, मेरे ग्रैंडफादर के साथ किया ना, उसके लिए मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन तुम लोग जाओ और मेरे आंटी और ग्रैंडफादर के सामने झुक कर माफी मांगो और झुके रहो घुटने पे। अगर वो तुम्हें माफ कर देते हैं तो ठीक, नहीं माफ करते हैं तो तब तक के झुके रहना, जब तक कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारी जान बाहर नहीं निकल जाती। तो इसलिए वो जो मास्टर था वो कहना चाहते कि देखो यूनची, तुम जो कह रहे हो हम लोग कर लेते, लेकिन हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी आंटी और तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं है। वो स्कार्बोनिक सेक्टर वाले जो है ना, वो जबरदस्ती उनको उठाकर लेकर चले गए। कुछ दिन पहले आए थे, उन लोगों ने हमारे इस सिटी के ऊपर हमला किया और लेकर चले गए तुम्हारे ग्रैंडपा, तुम्हारी आंटी को। हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि स्कार्बोनिक सेक्टर वाले से मुकाबला कर सके, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए और हमें अपने कदम पीछे करने पड़े। लगता है ऐसा कि अभी यूनची ने स्कार्बोनिक सेक्टर वालों को सबक सिखाया, कुत्तों की तरह उसको मारना। तो ऐसी चीज का बदला लेने के लिए वो लोग यूनची के ग्रैंडपा और उसकी आंटी को उठा ले गए। यूनची जब हमारे बंदों को मार सकता तो हम भी उसको तड़पाएंगे। तो यही चीज जानकर यूनची को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। वो सोच रहा था कि काश काश उस दिन उस मास्टर को भी मार दिया होता ना, तो कसम से आज नौबत आती ही नहीं। स्कार्बोनिक सेक्टर, जिस तरह का तुम्हारा नाम बर्निंग
सकते ना, सच में मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे सेक्ट के अंदर और वैसे ही जल कर तड़पते हुए मरोगे तुम सब के सब। अगर मेरे ग्रैंडपा मेरी आंटी को कुछ भी हुआ तो पागलों की तरह पूरी रफ्तार के साथ वहाँ से बस भागता जाता है स्कार्बर्निंग सेक्ट की तरफ ही, वो अपने ग्रैंडपा और आंटी को बचा सके। तो इसके बाद हम यहाँ पर यूजी के ग्रैंडपा और उसकी आंटी को देख पाते जिनको एक घोड़ा गाड़ी के अंदर रखकर स्कार्बर्निंग सेक्ट के अंदर ले जाया जा रहा था। वो उसको काल कोठरी में ले जा रहे होते जो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी और ये जगह बहुत टेरिफाइंग भी होती है, जहाँ पर आंटी जो थी वो यूजी की बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि हमें कहाँ पर ले जाया जा रहा है, क्या जगह सही होगी, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। उसको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन उसको एहसास ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शायद हो सकता है कि यूजी आ रहा होगा, क्योंकि उसको अंदर से एक फीलिंग आ रही थी यूजी वाले की, ऐसा लगा कि यूजी आस पास ही मौजूद है। और जो उसकी फीलिंग थी वो बिल्कुल सच थी, क्योंकि यूजी दूर नहीं है, वो आस पास ही मौजूद है और लेटरिन में वो यहाँ पर आ रहा है। वो जब आएगा ना यहाँ पर तो पूरा का पूरा स्कार्बर्निंग सेक्ट जल कर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हरकत इन लोगों ने की है वो यूजी के दुखती रग पर ना हाथ रख दिया इन लोगों ने। और यूजी कैसे शांत बैठने वाला है अब तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में बस जो तबाही होगी उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अकेला यूजी पूरे एक सेक्ट को निपटाने वाला है, बिल्कुल अपने वागेन के जैसा। तो उसके लिए तैयार है, वो चीज़ हमें पता चलेगी अगले हफ्ते जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।